हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं किस पर, एक बहुत ही शानदार जबरदस्त टॉपिक पर। देखिए, अगर आप नीट की या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही सारे क्वेश्चन मतलब कंसेप्चुअल पूछे जाएंगे। तो आपको आज है ना बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है। यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपके बोर्ड के लिए, और उसके बाद अगर आप नीट का या आईआईटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां पर, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से घुमा के। तो बच्चा कहता है कि सर हमने पढ़ा नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। तो अभी से आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता ये कहाँ से मतलब कैसे है ना डिफाइन करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इसको कहते हैं रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आज हम अच्छे से कैरी करेंगे और समझेंगे हर पॉइंट को, ठीक है। अब इसको है ना बताने की क्या जरूरत पड़ी, भाई ये होता क्या है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको अगर एक वर्ड में बोलूं, है ना, इसका पूरा मतलब, तो देखो क्या होता है। प्रतिरोधकता एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी मेटल के या नॉन मेटल के कैरेक्टर को डिफाइन करती है, ठीक है, यानी कि उसके नेचर पर डिपेंड करती है। और ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है हर कंडक्टर के लिए, ठीक है। हर कंडक्टर के लिए क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब बुक में देखिए क्या होता है कि कहता है कि अगर आप किसी चालक में है ना वैद्युत धारा प्रवाहित करते हो, क्या प्रवाहित करते हो, वैद्युत धारा, तो उसमें धारा घनत्व तो आएगा। क्या आएगा, धारा घनत्व। मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको आप जब किसी एक बैटरी के द्वारा जोड़ते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बैटरी क्या करता है, इसको पिछले वाली वीडियो में बताया था, क्या करता है, धक्का देता है। क्या देता है, धक्का। ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, बोलो, गति करने लगते हैं। अब भाई जिधर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में हम धारा की दिशा को मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि मानते हैं इधर आपका धन इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, ठीक है। तो आपका जो धारा की दिशा है ये है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लगाया था, वोल्टेज। क्या लगाया था, वोल्टेज। वो वोल्टेज यहाँ पर उसका इफेक्ट समझ में आता है। ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस है। कौन सा है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है भाई। अच्छा, इनके बीच की दूरी मान लीजिए एल है। कितनी है, एल। अब बताओ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, अरे बिल्कुल आएगा, ठीक है। अच्छा, इस ई की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, ई बराबर भी अपन क्या लिख सकता हूँ, एल। याद है कि नहीं याद है, विभव प्रवणता, ठीक है। अच्छा, आप कहना क्या चाहते हो सर, देखिए अगर धारा आया है ना तो हम हर इलेक्ट्रॉन से नहीं बात करेंगे, एकांक जगह पर बात करेंगे। एकांक जगह पर जो धारा होती है उसी को हम धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा घनत्व। देखो, धारा पूरे कंडक्टर की होती है, लेकिन धारा घनत्व एकांक क्षेत्रफल में है ना धारा होती है, ठीक है। तो ध्यान से सुना, ये किसी चालक के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और उसमें जो धारा घनत्व होता है ना, उसका जो अनुपात होता है वो एक नियत होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात लिख सकता हूं, ठीक है, क्या, चालक के अंदर, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, चालक के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व, क्षेत्र कितना होगा, ई, तथा धारा घनत्व, ठीक है। घनत्व ये कितना होगा भाई, इसको किससे शो करते हैं, जे से, का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता या नियत कह सकते हो, ठीक है, कांस्टेंट होता है। अनुपात प्रतिरोधकता, आप ये लिख लेना, विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। इसको हम किससे शो करते हैं, रो से। इसे हम रो से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रदर्शित यहाँ पे करते हैं, इसे किससे करते हैं, रो से, ठीक है। देखो है कुछ नहीं, थोड़ी सी थ्योरी आपको ये लिखनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन हाँ समझने के लिए बनाना पड़ेगा कंसेप्ट भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रो होगा, ये अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो, जे,
यही तो बताया मैंने। इसके अंदर उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी का जो रेशियो होता है वही आपका धारा घनत्व होता है। आप कहेंगे सर आपके पास एक हथियार है क्या, ई अपान वी अपान एल रख दो यहीं पे मान, ठीक है। तो अच्छा देखो यहाँ पे साइड में मैं लिख सकता हूँ ई बराबर क्या लिख सकता हूँ, वी अपान एल, ठीक है। और जे बराबर आपको मैंने पहले ही बता दिया है, आई अपान क्या होता है, अगर धारा आई प्रवाहित हो रही है इसका क्षेत्रफल कितना ए, तो आई अपान क्या होता है बोलो ए, ठीक है। ये दोनों मान यहाँ पे रख दो, अगर मान रख दिया जाए, ठीक है, रो बराबर तो आपको मिल जाएगा वी अपान एल अपान आई अपान कितना ए, ठीक है। क्यों भाई साहब आया कि नहीं आया, रो इक्वल टू ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, कहेगा ठीक है सर, वे इंटू ए और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। कितना आई अपान ये एल नीचे आ रहा ना, ये लो एल। अच्छा आपको पता है वी अपान आई यही तो प्रतिरोध होता है, आर बराबर क्या होता है वी अपान आई, तो क्या यहाँ पे हम आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। रो बराबर आर इंटू ए अपान कितना एल, ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया। अच्छा इससे हम कुछ बातें समझेंगे, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे भाई, कुछ बातें समझेंगे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ जगह है कि नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको डिफाइन करना है, इसके मात्रक को लिखना है ना, तो इसका मान 1 मीटर स्क्वायर रख दिया जाए, इसका मान 1 मीटर रख दिया जाए, कितना 1 मीटर, ठीक है। तो काटें डिवाइड करने पर, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ शॉर्ट में बात कर लूँ, ठीक है। देखो अगर आर का मान नहीं यार, ए का मान 1 मीटर स्क्वायर हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, और एल का मान कितना हो 1 मीटर हो, तो रो बराबर आपको कितना मिलेगा भाई, आर का मात्रक क्या होता है ओम होता है, और ए का मीटर स्क्वायर अपान 1 मीटर, ये कट जाएगा, रो इक्वल टू, ठीक है, आर। हमने ए बराबर कितना रखा भाई, देखो ए का मान कितना रखा 1 मीटर स्क्वायर और एल का मान कितना 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख देंगे, ठीक है, ए की जगह कितना 1 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे एल का मान 1 मीटर, 1 मीटर कट जाएगा, ओम मीटर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है ओम मीटर होता है, आप लिख लेना, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मात्रक, ठीक है। और आप इसका बीमा हमें निकाल के बताओगे, ठीक है, प्रतिरोध का बीमा ये आप करके बताओगे, ठीक है। इतना आप नोट करो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम आगे है ना थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए, या अगर आप एयरफोर्स का एग्जाम देना चाहते हो ना, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे आपसे बोले हैं ना रो बराबर आप क्या निकाल के लाए थे, तो आप कहेंगे सर आर ए अपान एल आया था अभी, ठीक है। अच्छा आपसे कोई पूछा है ना क्या प्रतिरोधकता, ये जो आपके प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता क्या इस आर पर डिपेंड करती है, आपको ये बताना पड़ेगा, क्या इस आर पर डिपेंड करती है, ए पर डिपेंड करती है, एल पर करती है। आपसे कोई पूछ ले बताइए, जो ये आपका चालक है ना, ये क्या है आपका चालक, चालक का ये लंबाई हो गया, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो आप ये बताओ क्या प्रतिरोधकता इसके लंबाई पर डिपेंड करता है, इस फॉर्मूले को देख के बताओ, बोलो, आप जिस जगह पे बैठे हो ना वहीं से बताओ, कमेंट में लिखो, फॉर्मूले में है कि नहीं है एल, और क्षेत्रफल है कि नहीं है। आपके दिमाग में आएगा सर फॉर्मूले में है तो डिपेंड तो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डिपेंड करना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ठीक है, नहीं करता है, नहीं करता है डिपेंड, कैसे पता, देखो आर बराबर आपको एक चीज पता है, हम जानते हैं, पिछले वाले लेक्चर में ये काम हमने किया था, हम जानते हैं, तुम याद क्या करोगे, हम जानते हैं, ठीक है, आर का मान एम एल अपान, ठीक है, एन स्क्वायर ई, ठीक है, ए इंटू टाउ था कि नहीं था, ये मान यहाँ पे रखो फटाफट, रो बराबर एम एल अपान एन स्क्वायर ई ए टाउ, ठीक है। अच्छा सर ये तो ए है और ये आपका क्या ठहरा लंबाई, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, रो बराबर क्या आया आपके पास एम आया, नीचे एन स्क्वायर ई टाउ आया। अब देखो जो टाउ का मान है ना, मतलब प्रतिरोधकता का मान है ना, वो तो उसके मास पर तो डिपेंड, देखिए मास पर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर और टाउ पर डिपेंड करने जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब सोचो अगर कोई एक चालक है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निश्चित हो, उसका मास निश्चित हो, तो केवल क्या बदल सकता है, टाउ क्या बदल सकता है,
टाउ, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन किससे है, टाउ से। अब सोचो, जिस समय है ना टाउ का मान घटेगा उसी दिन प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाएगा। जिस समय टाउ का मान क्या होगा, घटेगा, उस समय टाउ प्रतिरोधकता का मान अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट बातें। ठीक है, देखो अगर टाउ का मान घटा तो उसी समय प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाएगा। अब ये टाउ कहाँ से डिसाइड होगा, ये टेम्परेचर से डिसाइड होगा। किससे डिसाइड होगा, टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा, कैसा होगा, स्थिर होगा। ठीक है, तो भाई टाउ में कोई परिवर्तन, देखिए तब टाउ में कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टाउ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोलो, टाउ में परिवर्तन होगा नहीं। ओके सर, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं तो टाउ में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर है ना, मतलब जो टाउ है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर क्या करता है, डिपेंड। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम घट जाएगा, टाइम क्या होगा, घट जाएगा। और टाउ घटेगा तो रो अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब चीजें हमें दिख रही हैं फुल एचडी में। किसमें दिख रही हैं, फुल एचडी में। ठीक है, अच्छा और कुछ अच्छी बातें बताओ सर। तो यहाँ पे एक बात मैं लिखना चाहूंगा, ये कहीं ना कहीं ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, पदार्थ की किस पर, पदार्थ के प्रकृति पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, तो ये आप लिख लेना है ना, करती है। तो ये आप नोट करिए, फिर आपके लिए ना बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट लाने वाला हूं, नोट करिए। अब समझते हैं, जो आपको है ना पॉइंट बता रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले क्या कारक, ठीक है, वे कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टिविटी को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको जो अभी समझा रहा था ना, ताप बढ़ाएंगे तो देखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका टाउ बताओ क्या होगा, क्रांतिकाल घट जाएगा। और क्रांतिकाल घटेगा तो उसकी रेजिस्टिविटी अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। अरे सिंपल सा है भाई। ठीक है, इसके दो मैं लॉजिक दे रहा हूं आपको, रो इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे अभी आया था एम अपान, ठीक है, एन स्क्वायर ई टाउ आया था। अब सोचो आप, है ना, टाउ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ घट जाएगा, तो ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक दूसरा लॉजिक समझो। ठीक है, देखिए आपका जो होता है, कोई एक पदार्थ है, मान लीजिए ये है आपका, इसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में है ना टी नॉट होता है। कितना होता है, टी नॉट। जब इसमें है ना हम टी टेम्परेचर देते हैं तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, क्या होगा भाई, अंतर आएगा भाई। टी नॉट टेम्परेचर पर इसका प्रतिरोधकता रो नॉट था, कितना था, रो नॉट। ठीक है, अब क्या होता है कि धीरे धीरे हम इसके मतलब कंडक्टर के अंदर है ना ताप को क्या करते हैं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है। मान लिया हमने डेल्टा रो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, डेल्टा रो। तो ये कहेगा सर हम तो पहले नंबर तो उसी पर डिपेंड करेंगे जिसके वजह से हम आए हैं, यानी कि रो नॉट पर डिपेंड करने वाला है। किस पर, रो नॉट पर। फिर उसके बाद वो कहेगा सर जो दोनों का टेम्परेचर है ना, जो ताप में वृद्धि हुआ है उस पर हम डिपेंड करेंगे। कहेंगे अच्छा रुक भाई, अगर डिपेंड करेगा ना तो रुक जा, डेल्टा रो बराबर अनुक्रमानुपाती किसके होगा, इन दोनों टेम्परेचर के अंतर के। ठीक है, जो टेम्परेचर बढ़ाया गया भाई। अच्छा ये डेल्टा टी आपका कितना होगा, टी माइनस के टी नॉट। ठीक है, ये आपका होगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों को मिला दो, डेल्टा रो बराबर, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, रो नॉट डेल्टा टी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इतना तो वृद्धि हो गया। ठीक है, फाइनल कितना हुआ, तो रो जो आएगा रो नॉट प्लस, ठीक है, कितना वृद्धि हुआ। अच्छा देखो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती है ना, इसको हटाएंगे। ठीक है, ये रो है, एल नहीं है, ध्यान रखना, ये रो है, आप लिख लो। ठीक है, तो एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम होगा अल्फा। क्या नाम होगा, अल्फा। ठीक है, रो नॉट डेल्टा टी, ये क्या है भाई, नियतांक है। क्या है, नियतांक। क्या है बोलो, नियतांक है। ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, देखो ना, ये चालक का रेखीय प्रसार ताप गुणांक कह सकते हैं इसे। ठीक है, चलो एक टाइप का ये कांस्टेंट ही है। अच्छा यहाँ पे फाइनल की बात करें, क्या सर ये तो स्टार्टिंग में इसके पास तो रो नॉट था, लेकिन कुछ आया है कि नहीं आया है, कुछ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, डेल्टा रो बढ़ा था, डेल्टा रो। यहाँ पे अगर मान रख दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे मान रख दिया जाए ये पूरा मान, तो देखो रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से देखिए रो नॉट कॉमन है कि नहीं है। ठीक है, रो नॉट 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी की जगह क्या ये हम लिख सकते हैं, टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, देखिए इसका एक ग्राफ होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, एक ग्राफ होता है। ये टी है, ये क्या है, टी है, ये आपका रो है। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर,
ठीक है। मान लीजिए 18 टेम्परेचर था जब हम बात कर रहे थे, और जैसे इसके मतलब जैसे हम इसके टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो अचानक इसके रो में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, इसके रो में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा जो वृद्धि हुआ है ना, ये वो पार्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपके जितने भी तार होते हैं चालक, ठीक है, उनका प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेट वाले देख लो इसको, IIT वाले, ठीक है, यहीं से सारे लॉजिक क्लिक होंगे। ठीक है, अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब आगे नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं। ठीक है, तो अब भैया देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले ना, मिश्र धातु का प्रतिरोधकता अधिक होता है ज्यादा उसी ताप पर, या जो शुद्ध धातु होते हैं ना उसका अधिक होता है, तो आप क्या आंसर दोगे? ठीक है, तो यहां पर आज हम उसके आंसर के बारे में बात करेंगे। देखिए, मिश्र धातुएं कुछ हैं, जैसे अपने पास मैग्नीन है, यूरेका है, कॉन्स्टेंटन है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम मीटर ब्रिज बनाएंगे, ठीक है, या पोटेंशियोमीटर बनाएंगे, तो उसमें एक तार की जरूरत पड़ती है, तो हम इन्हीं का यूज करने वाले हैं वहां पर। ठीक है, अब है क्या, यहाँ पर इसको अच्छे से समझते हैं। होता क्या है, वहां पे ताप बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन अगर शुद्ध तार हो तो चेंजेस आ जाते हैं। तो थोड़ा तो समझना तो पड़ेगा ही। तो देखिए क्या होता है कि ये जो मिश्र धातुएं हैं ना, ये आपके क्या है, सारे मिश्र धातुएं हैं। लेकिन इनका जैसे ताप बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, इनका प्रतिरोधकता बढ़ता है। इनका प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ता है, बट कम बढ़ता है, बट कम बढ़ता है। ठीक है, किसके मुकाबले, शुद्ध धातुओं के मुकाबले, शुद्ध धातुओं के मुकाबले, शुद्ध धातुओं के अपेक्षा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई बोल रहे ना, आपके पास कोई एक शुद्ध धातु का नाम दे दे, ठीक है, सिंगल, और एक मिश्र धातु का ऐसे नाम दे दे, पूछ लेना सबसे ज्यादा इतने टेम्परेचर पर किसकी प्रतिरोधकता होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, सिंगल धातु खोजना है। ठीक है, एल्युमिनियम है कि आपका कॉपर है, कौन सा तार है, आयरन है। ठीक है, और उन्हीं का जो मिक्सर होगा उसका प्रतिरोधकता कम होगा, जबकि उसका उसी टेम्परेचर पर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझो। ठीक है, यही आपके है ना, नीट में एक क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछ लेता, फिर बच्चे फंस जाते हैं, कहते हैं ये तो कभी सुना ही नहीं, लेकिन है अपने सिलेबस में, नाम सुन लेते हैं लेकिन एक्चुअल में समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब भैया देखो, अगर आपसे है ना कोई पूछ ले ना, अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो होती है ना टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, ठीक है, तो सब लोग रट लेते हैं, कहते हैं कि ताप बढ़ाते हैं तो इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। लेकिन अगर उसी ऑप्शन में है ना आ जाए, इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इसके अकॉर्डिंग, बढ़ने के अकॉर्डिंग, तब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं होता है। याद तो रहता है घट जाएगी, बढ़ घट जाएगी, लेकिन पता ही नहीं रहता। ठीक है, तो देखो इसको पता करने के लिए ना, मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, ये सब आपके है ना सह संयोजक बंध बनाते हैं। कौन सा बंध बनाते हैं, सह संयोजक। ये सह संयोजक क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। ठीक है, देखिए अर्धचालक में क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, किसको बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो उसकी जो प्रतिरोधकता होती है घट जाती थी। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, बढ़ जाती है, लेकिन अब घट जाती है। कैसे घटेगी उसको समझते हैं। आप यहाँ पे पूछ सकते हो क्या स्रांतिकाल नहीं घटेगा? अरे सर बिल्कुल घटेगा, ठीक है, लेकिन एक चीज और होती है, वहां पर डिस्कस करना है। ठीक है, पहले वाले में क्या था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निश्चित थे, यहाँ पे निश्चित नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है, सह संयोजक जो बंद हो, ये सह संयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, पहले नंबर तो आपको ये ध्यान रखना है। अब होता क्या है, जब इनका ताप हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इनका ताप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे बता रहा हूँ ऐसे ध्यान रखना है, जैसे जैसे इनका ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इनके बीच में सह संयोजक जो बंद होता है ना, वो टूटने लगता है। जो सह संयोजक बंद होता है ना, बंद, वो टूटता है। क्या करता है भाई, टूटता है। ठीक है, तो यहां से है ना मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। क्या निकलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ना अधिक हो जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, किसके सापेक्ष, श्रांतिकाल के सापेक्ष। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। अब आप कहेंगे सर थोड़ा आप बताइए ना, समझ में नहीं आ रहा है। तो रो बराबर एम अपान, अभी आपने पढ़ा था एन स्क्वायर ई, हाँ यहाँ पे था टाउ। अब सोचो ये थोड़ा नेक्स्ट अभी घट भी गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे एन जो संख्या है ना बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब सोचो उसका स्क्वायर हो रहा है, वो और तेजी से बढ़ा, डिवाइड करेगा, कम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, ये घटता है, हमने ये पढ़ा था, ये घटता, श्रांतिकाल
देखो टाउ जो होगा ना, एक मिनट, यहाँ पे क्या है आपका भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और जब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह जाने पर, ठीक है, टाइम तो कम होगा लेकिन उतना ज्यादा कम नहीं होगा जितना ज्यादा क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और यही अगर ज्यादा हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इनकी संख्या क्या होती है, अधिक हो जाती है, ठीक है, अधिक होती है, ठीक है। किसके सापेक्ष, क्रांतिकाल के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, क्रांतिकाल के सापेक्ष, ठीक है। क्रांतिकाल के सापेक्ष क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। सोचो अगर यहाँ पे 10 हो रहा है तो ये 2 हो रहे हैं, तो इनका ज्यादा उतना मायने नहीं रखता है। तो इस केस में ये ज्यादा प्रबल दावेदार है कि नहीं है, ठीक है। बढ़ेगा तो यही तो बढ़ेगा भाई। अगर ये बढ़ा तो टाउ मतलब रो अपने आप क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अर्धचालक के लिए जब ताप बढ़ाते हैं तो रो का मान घट जाता है। लेकिन कोई अगर एक्सप्लेनेशन पूछ ले तो ध्यान रखना, वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, किसके सापेक्ष, अधिक होती है क्रांतिकाल के घटने के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ पे क्रांतिकाल जो होता है ना, पहले के सापेक्ष थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता, कम ही होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा कंसेप्ट, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं ना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर बात किया जाए विद्युत अपघट्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता क्या है कि जब हम है ना विद्युत अपघट्ट का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसकी जो सयांता होती है ना, सयांता वो घट जाती है। और सयांता घटती है ना तो उसमें जो आयन होते हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ध्यान रखना एन बढ़ गया सोचो तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। सैनता घटती, देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका सैनता घटेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग जाएंगे और उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी। और अगर हम बात करें अशुद्धि या यांत्रिक प्रतिबल, उसमें अशुद्धियां डाल दी जाए या यांत्रिक प्रतिबल कर दिया जाए तो बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा आ जाते हैं, आप कहोगे सर ये कहां से आ गया, यही तो है मेन। तो देखो लोहा हो या निकिल हो या कोबाल्ट, इनको छोड़ करके अगर अन्य सभी को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, ठीक है, तो उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अतिचालकता, ये हम आगे पढ़ेंगे अतिचालक के बारे में। तो देखिए अतिचालक की जो प्रतिरोधकता होती है क्या होती है, शून्य होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे का जो हमारा कंसेप्ट होगा बेहद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज का तो था लेकिन अगला वाला भी कंपटीशन वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप जरूर शुरू से लेकर के एंड तक आप पूरी वीडियो देखें, ठीक है। चलिए आप इसको नोट करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।